व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज सेक्शन नंबर 14 to 17 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट नंबर 2। हम लोगों ने इसके ऑलरेडी सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लिया है एंड अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने आपको डिफरेंस एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड वारंटी, तो आपको अभी जाके वो देख लेना चाहिए क्योंकि आपको वो वीडियो देखने से आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर सीए फ्रेंड्स सो दैट आप लॉ में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ। नाउ कमिंग बैक टू कंडीशन एंड वारंटी, बताइए कि मैंने बेसिक डिफरेंस आपको क्या बोला था कि कंडीशन जो है वो बेसिक चीज होती है। आपको एग्जांपल समझाया था कार्तिक वर्सेस रम्या। ठीक है, कंडीशन के बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। एंड वारंटी क्या होता है? वारंटी इज जस्ट अ कोलैटरल स्टिपुलेशन। ठीक है, एक कीवर्ड दिया था मैंने जहां पे द स्टिपुलेशन वाज द वर्ड व्हिच वाज यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कंडीशन एज वेल एज वारंटी। एंड आपको पेपर को प्रेजेंट करते वक्त इस वर्ड को, इस टर्म को जरूर यूज करना है टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स। ओके, ना कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन फेल हो जाती है तो जो बायर है वो क्या कर सकता है? ही कैन रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन क्लेम फॉर द प्राइस और द डैमेजेस बैक। ओके, एंड वारंटी का क्या सीन है कि अगर वारंटी अगर ब्रेक होती है तो वहां पे इट्स जस्ट अ कोलैटरल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट्स व्हाई वहां पे सिर्फ क्या होगा? डैमेजेस वसूल किए जाएंगे। ओके, सो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज किस किस टाइप की होती है आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, देखो कंडीशन और वारंटी दोनों ऐसी चीजें हैं कि वो इम्प्लाइड भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है ना। एक्सप्रेस यानी कि क्या? दोनों जो सेलर और बायर है वो आपस में इट इज अ एक्सप्रेस काइंड ऑफ कंडीशन कि देख भाई मैं तेरे को वारंटी दे रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट है वो अगले 2 साल तक चलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेस वारंटी। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है? सेलर बायर को मुंह से बता रहा है। इफ द कंडीशंस और वारंटीज आर सेट एक्सप्रेसली इन ओरल और रिटर्न टर्म्स, ठीक है, खुद सेलर या बायर आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस कंडीशन और वारंटी। ओके, इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी क्या होता है कि भाई दैट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी को गुड्स सेल कर रहा है तो बी यहाँ पे ये अज्यूम करेगा कि ए ही ओनर है, जो बेच रहा है प्रोडक्ट वो खुद ओनर है इसीलिए वो बेच रहा है। तो यहाँ पे बी विल बी इम्प्लाइडली, इट विल बी अंडरस्टूड बाय बी कि भाई ए इज द रियल ओनर। ठीक है, वहां पे वो इम्प्लाइड एक चीज थ्रू द कंडक्ट ऑफ ए वो इम्प्लाइडली बिल्डअप हो रहा है बिटवीन दीज टू पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे अपना बेसिक मीनिंग क्या है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज? एक्सप्रेस कंडीशन एंड वारंटीज किसको बोलेंगे? These are the terms specifically agreed upon by the parties and clearly mentioned in the contract, directly stated by parties, form part of contract expressly. For example, seller expressly promises delivery within 3 days. वहां पे आपस में उन्होंने डिस्कस किया है, एक्सप्रेसली बताया है सेलर ने कि मैं डिलीवरी को 3 दिन में कर दूंगा। सो दिस इज अ व्हाट? एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी मतलब क्या? दीज आर टर्म्स ऑटोमेटिकली इंसर्टेड बाय लॉ इवन इफ नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन भी नहीं है तो भी क्या होगा? इट इज जनरली प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। Presumed by law can generally be excluded by agreement। देखो जो implied conditions होती है ना वो क्या हो सकता है कि दोनों आपस में पार्टी डिस्कस करके उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अप्लाई अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन एग्जिस्ट। ऑब्वियसली कि अगर दोनों पार्टी का इंटेंशन है कि हमें कुछ इम्प्लाइड कंडीशंस नहीं चाहिए, कुछ कंडीशन को नहीं चाहिए, कुछ वारंटी हम नहीं दे रहे हैं तो आपस में डिस्कस करेंगे और उसको क्या करेंगे? आपस में उसको क्लियर कर देंगे। So that is nothing but what? Generally be excluded by
agreement. For example, seller need not mention ownership separately. Law assumes it, as I said, कि मैं seller हूँ, ये seller को prove करने की जरूरत नहीं है, वो law already वो presume हो रहा है, ठीक है. So this is the basic meaning of condition, express condition and warranty and implied condition and warranty. And मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर एक्सप्रेस या इंप्लाइड कंडीशन ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेसिंड हो सकता है, क्लेम फॉर प्राइस और डैमेजेस हो सकता है, और एक्सप्रेस वारंटी और इंप्लाइड वारंटी होती है तो वहां पे क्या होता है, डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई किस किस टाइप के रह सकते हैं. व्हाट आर द टाइप्स? सबसे पहला है इंप्लाइड कंडीशन में कंडीशन एज टू टाइटल, सेक्शन नंबर 14. तो कंडीशन एज टू टाइटल क्या होगा कि द सेलर मस्ट हैव लीगल राइट्स टू सेल गुड्स इन सेल, राइट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ सेल. ऑब्वियसली अगर सेल है तो ओनर जो है एट द टाइम ऑफ सेल वो ओनरशिप उसी के पास होना चाहिए. अगर एग्रीमेंट टू सेल अगर हो गया है ए और बी के बीच में, ठीक है, इफ देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल, तो एट द टाइम ऑफ सेल जब ओनरशिप पास करने की बारी आएगी तब ए के पास जो है वो ओनरशिप का राइट होना चाहिए, टाइटल का राइट होना चाहिए. सो दैट इज ओनली गिवन ओवर हियर that in agreement to sale seller should have right when ownership passes. Okay, in sale seller has right to sell immediately. Agreement to sale right should exist when property passes. Seller should be true owner or authorized seller. अब बताओ मुझे, अगर आपको एग्जाम में एक केस स्टडी आ जाती है जहां पे ये मेंशन है कि ए ने बी को गुड्स सेल किए, ठीक है, बट बाद में क्या हुआ कि बी को पता चला कि ए इज नॉट द ट्रू ओनर एंड सी आ गया बी के पास, एंड ऐसे सिचुएशन में बी के पास क्या रेमेडीज रहेगी? कैन बी स्यू ए? दिस इज द क्वेश्चन हियर. तो एब्सोल्युटली यस, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन नंबर 14 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एज अ बायर ये बंदा क्या करेगा? बी विल गिव द प्रोडक्ट, B will return the product to the true owner and will claim the price and damages from A, जिसने धोखा दिया है, ठीक है. That will be happening. ओके, सो इस टाइप के केस स्टडीज आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको सारे पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से याद करना है. एंड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं जो क्लास में डिस्कस कर रही हूँ एग्जांपल्स को, उसको आप छोटे सा साइड में भी लिख के ले सकते हो. एंड अगर आपको ये समरी नोट्स चाहिए जिसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑलरेडी मैं आपको विद एग्जाम्पल्स विद सब पॉइंट्स सारा सब कुछ दे चुकी हूँ, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हो फ्री में, ऑलरेडी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है. Now, what is the example given over here? Is if title is defective, buyer may return goods. किसको रिटर्न करेगा? वापस ए को रिटर्न करेगा क्या? नहीं. ए बी सी के एग्जाम्पल में कौन है? ट्रू ओनर कौन है? सी है, ठीक है. तो ट्रू ओनर को बी रिटर्न कर सकता है, मे रिटर्न या मे रिटर्न. इट्स नॉट कंपल्सरी कि बी रिटर्न करेगा ही, डिपेंड्स ऑन केस टू केस. जो आपको केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आपको आंसर करना है. ओके, देन रिकवर प्राइस एंड क्लेम डैमेजेस. रिकवर किससे करेगा? ए से रिकवर प्राइस एंड क्लेम डैमेजेस. फॉर एग्जांपल, ट्रैक्टर सोल्ड बाय नॉन ओनर मस्ट बी रिटर्न्ड टू ट्रू ओनर. Okay, I hope that this point is clear. Condition as to title, this is a implied condition, इसलिए बोला है कि प्राइस क्लेम कर सकते, रिकवर कर सकते हैं और डैमेजेस को भी क्लेम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन. अगर प्रोडक्ट्स का सेल डिस्क्रिप्शन के अनुसार हुआ है तो फाइनल प्रोडक्ट शुड मैच द डिस्क्रिप्शन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने B, A is the seller and B is buyer and B ने कुछ डिस्क्राइब किया था, ठीक है, A को कि मुझे इस टाइप की प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है. एंड A should match that quality of product while selling it to B. अगर क्वालिटी मैच नहीं हो रही है तो बी के पास पूरा राइट रहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि क्वालिटी एंड सेल बाय डिस्क्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. ये क्या है? हम लोग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं. सो इट मे बी एक्सप्रेसली उसने बोला होगा बी ने बायर को, ए को,
कि भाई मुझे तो यही क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, या फिर इम्प्लाइड भी हो सकता है कि भाई उसने बोला हुआ है, तो अगर वो डील कर रहा है ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल बी इज अ रेगुलर बायर ऑफ ए, ठीक है, बी क्या है, रेगुलर बायर है, एंड बी पिछले मंथ क्या किया था, पिछले साल भर से एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल जेड क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है। अब साल भर से एक ही क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है, तो यहाँ पे इंप्लाइड हो जाता है भाई कि जब तक बी दूसरा क्वालिटी मेंशन नहीं करे, वो जेड क्वालिटी प्रोडक्ट ही खरीदने वाला है ए से। ओके तो यहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, इंप्लाइड का मैं आपको अलग से एग्जांपल बता रही हूँ कि यहाँ पे इंप्लाइड है कि ए को उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट को बी को देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो पिछले साल भर से उसी क्वालिटी में डील कर रहा है ना। जब तक बी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करेगा दूसरा क्वालिटी, तब तक ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेम सेल होना चाहिए, राइट। अगर वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता है, अगर ए ने जेड क्वालिटी के जगह पे एक्स क्वालिटी का गुड अगर दे दिया, तो बी के पास क्या होगा, बी मे रिजेक्ट द गुड। ओके सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन अगेन एक्सप्रेस डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है या फिर इंप्लाइड भी हो सकता है यहाँ पे। ओके सो यू नीड टू चेक आउट द क्वेश्चन thoroughly. The goods sold by description must exactly correspond with the description given. Buyer can reject if goods differ. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में रिलेट टू टाइप और क्लास ऑफ गुड्स, ओरिजिन, प्लेस, पैकिंग, डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक, शिपमेंट डिटेल्स। मैम ये सारी चीजें क्या है भाई, ये कैटेगरीज है कि डिस्क्रिप्शन किस किस टाइप का हो सकता है, जैसे कि टाइप हो सकता है, क्लास ऑफ गुड्स हो सकता है, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी, ओरिजिन, प्लेस हो सकता है कि जैसे मुझे तो है ना केरला की ही कॉफी चाहिए, मुझे तो है ना उत्तराखंड का ही मैं जो क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे तो वहीं का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। पैकिंग के कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि मुझे डबल पैकिंग चाहिए, मुझे सिंगल पैकिंग चाहिए। डायमेंशंस यानी कि क्या, डायमेंशंस क्या होता है कि भाई साइज, साइज क्या होना चाहिए, यू नो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑल्सो मैटर, क्योंकि हम लोग बल्क में डील कर रहे हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट की, तो दिस में भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड शिपमेंट डिटेल्स। while shipping what will be the all the details। तो ये डिस्क्रिप्शन इन टाइप्स का हो सकता है, कोई भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या दिया हुआ है, सेलर प्रोमिसेस वेस्ट सिल्क बट डिलीवर्स अनदर क्वालिटी, बायर में एब्सोल्युटली रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा। सेक्शन नंबर 15 हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी, ठीक है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट principle in sale of description. Description goes to the root of the contract. Buyer need not accept goods merely because inspection was possible. If you contract to sell peas, you cannot compel buyer to take beans. Ship sold as fully copper fastened but partly copper fastened, breach of condition. For example, contract किसके बारे में हुआ था कि पूरा का पूरा ship sold as copper fastened, ठीक है, लेकिन उसमें मिलावट कर दी सेलर ने, एंड क्या किया कि आधा ही क्वालिटी आधा जो भी प्रोडक्ट है वो कॉपर फास्टेड रखा है, आधा नहीं रखा। तो यहाँ पे बायर के हाथ में है, ही कैन रिजेक्ट द होल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। ओके सो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, buyer need not accept goods because inspection was possible। इंस्पेक्शन करने के बाद में भी अगर सेलर धोखा दे रहा है, ठीक है, तो बाद में सेलर ये नहीं बोल सकता कि देख तूने तो इंस्पेक्शन किया था, ठीक है, उसके बाद में भी अगर गुड्स में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी क्या गलती है। नो, सारे के सारे गुड्स मैच होने चाहिए सेम क्वालिटी के साथ। तुम बायर को दूसरे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, सेल बाय सैंपल, जो अपन ने सेल बाय डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, सेम लॉजिक है कि जो भी बायर को सैंपल दिया हुआ था, वॉट एवर द कॉन्ट्रैक्ट इज, इट शुड मैच द सैट सैंपल। जो सैंपल दिया है, फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस का सैंपल दिया है, बासमती राइस का सैंपल दिया था बायर को, बायर ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो होल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शुड बी बासमती राइस ओनली। दूसरे प्रकार के अगर राइस वहां पे रहेंगे जो कि सैंपल से मैच नहीं हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उस सिचुएशन में बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स। सेम लॉजिक, ओके, क्योंकि ये इंप्लाइड कंडीशंस है,
या फिर एक्सप्रेस कंडीशंस है जो कि बायर और सेलर के बीच में तय हो चुकी है, इसलिए अगर इसमें ब्रेक आ जाएगा तो एक लास्ट कंक्लूजन क्या आएगा, बायर में रिजेक्ट दी गुड। ठीक है, तो अभी वेयर बायर परचेसेस आफ्टर सीइंग सैंपल लॉ इंप्लाइज सर्टेन कंडीशंस, what is it, conditions, bulk should correspond with sample quality, buyer should get reasonable opportunity to compare, goods should be free from hidden defects. Now what are the types of hidden defects? There are two type of defects. ठीक है, first is what, latent defect. latent defect मतलब क्या होता है कि ये जो डिफेक्ट है वो डिस्कवरेबल नहीं हो सकते, नॉट एबल टू डिस्कवर दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा होता है विजिबल डिफेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट स्टूडेंट्स, पहला क्या है, लेटेंट डिफेक्ट्स है, और दूसरा क्या है, विजिबल डिफेक्ट्स है। लेटेंट डिफेक्ट्स में क्या होता है कि तुम अगर नॉर्मली चेक भी करोगे तो वहां पे उस डिफेक्ट को डिस्कवर नहीं किया जा सकता है। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि भाई राइस, ठीक है, राइस में क्या है, बासमती राइस के ऊपर सैंपल का अप्रूवल हो गया था एंड बाद में पता चला कि बासमती राइस जो थे वो कोटेड थे, अंदर से वो जो राइस थे वो क्या था, वो दूसरे क्वालिटी के राइस थे, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के राइस थे। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट है दैट इज द काइंड ऑफ अ लेटेंट डिफेक्ट जो कि रेगुलर पर्सन डिस्कवर नहीं कर सकता है उस चीज को। ठीक है, वहां पे कुछ एक अथॉरिटी चाहिए, चेक कर चाहिए जो उस प्रॉपर क्वालिटी को टेस्ट करके, लैब टेस्टिंग करके उसको चेक कर पाए। ठीक है, तो लेटेंट डिफेक्ट कभी भी डिस्कवरेबल नहीं किए जा सकते हैं। तो ये कंडीशन है दैट द गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम हिडन डिफेक्ट्स। अगर गुड्स लेटेंट डिफेक्ट्स रहता है गुड्स के अंदर तो बायर में रिजेक्ट द गुड्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विजिबल डिफेक्ट। विजिबल डिफेक्ट मतलब क्या, जो डिफेक्ट है वो नॉर्मल है कि वहां पे वो डिफेक्ट जो है वो डिस्कवर किया जा सकता है नॉर्मल चेकिंग के हिसाब से। ठीक है, तो what is the definition which is given, hidden defects not discoverable through normal examination are called latent defects. Buyer can reject if such defects exist, obviously. Visible defects generally cannot be claimed if discoverable by ordinary इंस्पेक्शन। ऑब्वियसली अगर विजिबल डिफेक्ट्स है तो भाई तुमको अच्छे से चेक करके ले लेना चाहिए था। विजिबल डिफेक्ट्स के बेसिस पर तुम बाद में गुड्स को रिजेक्ट नहीं मार सकते हो। अगेन स्टार मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। इसके ऊपर केस स्टडी आ सकती है जहां पे आईसीआई तुमको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के क्वेश्चन को दे सकता है कि भाई डिफेक्ट तो है लेकिन विजिबल डिफेक्ट है तो क्या बायर रिजेक्ट कर पाएगा। तो ध्यान रखना कि रिजेक्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब लेटेंट डिफेक्ट है। अगर विजिबल डिफेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि बायर उसको रिजेक्ट कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर की नेग्लिजेंस रहेगी। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ जहां पे नेग्लिजेंस की बात आती है लॉ उस बंदे को प्रोटेक्ट नहीं करता है। ओके, सो दिस इज द केस। नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एंड दो अलग टाइप के डिफेक्ट है एंड दो अलग टाइप के डिफेक्ट में दो अलग टाइप के कंक्लूजन आएंगे। ओके, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर इज वन मोर पॉइंट इज कि ये जो कंडीशंस है वो सारी मैच होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ बायर को अलाउ ही नहीं है इंस्पेक्शन करना, ही मे रिजेक्ट द गुड्स। इफ बायर के if the goods are having the latent kind of defects, the buyer may reject the goods। ठीक है, अगर बल्क जो है वो क्वालिटी को लाइक सैंपल को मैच नहीं कर रहा है तो द बायर में रिजेक्ट। तो इसमें से अगर एक भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो बायर में रिजेक्ट द गुड्स। ओके, एंड विजिबल का हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ओके, सेक्शन नंबर 15।
तो यहाँ पे दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया है। तो अभी आप ही मुझे बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पे, सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, कि वट एवर द प्रोडक्ट इज इट शुड मैच द सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज द बायर में रिजेक्ट। वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड नहीं है। गुड्स मस्ट सेटिस्फाई बोथ सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन साइमल्टेनियसली, मैचिंग वन ओनली इज इनसफिशिएंट। यानी कि अगर सेल्स सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के हिसाब से बोला हुआ है तो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों को भी मैच होना चाहिए, दोनों भी कंपलसरी है। अगर दोनों में से सिर्फ एक चीज मैच हो रही है तभी भी बायर रिजेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सनफ्लावर ऑयल मिक्स्ड विथ मैच्ड सैंपल बट मिक्स्ड विथ हेम्प ऑयल, मिलावट है, तो यहाँ पे बायर में रिजेक्ट। ओके, नेक्स्ट, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, तो यहाँ पे एक सेक्शन अपन ने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 16 किसका था, कैविएट एम्प्टर का सेक्शन था। लेट द बायर बी अवेयर, लेट द बायर बी अवेयर में अपन ने ऑलरेडी 3 कंडीशंस पढ़ लिए थे, क्योंकि यहाँ पे बर्डन किसके ऊपर रहता है, बायर सेलर को लायबल नहीं कर सकता जनरली सेक्शन नंबर 16 में। लेकिन अगर 3 कंडीशंस होती है, क्या है वो 3 कंडीशन के, सबसे पहले तो बायर रिलाई ऑन seller skills, buyer informs the purpose and seller deals in such goods। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसी सिचुएशन में बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ओके, एंड डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। ओके, सो दिस इज सेक्शन नंबर 16। अगेन हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो डू नॉट स्किप दैट टॉपिक। वहां पे मैंने ऑलरेडी इस सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो वहां पे भी उसको जाके चेकआउट करो आप लोग। ओके, नाउ what is this? As I said, normally seller is not responsible for quality. However, condition applies when buyer depends on seller judgment and skill. मैं इसको वापस से री-एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, because you can go and watch the video. 3 रिक्वायरमेंट्स जो मैंने बोली थी यहाँ पे वो मेंशन है। बायर आस्क डेंटिस्ट फॉर सुटेबल टीथ सेट, यानी कि यहाँ पे बायर सेलर मतलब जो डॉक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, उसने इन्फॉर्म कर दिया है उसके पर्पस को, तो यहाँ पे अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो बायर में रिजेक्ट द गुड्स। ओके, देन एक्सेप्शन टू फिटनेस रूल, ब्रांड्स ऑलरेडी डिस्कस्ड वंस। जहां पे ब्रांड की बारी आती है वहां पे अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड अगर बायर को चूज करना होता है तो वहां पे सेलर लायबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो बात है सेलर के अपनी अपनी चूजिंग कैपेसिटी पर कि उसको कौन सा ब्रांड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर विल नॉट बी लायबल। सो कंडीशन डज नॉट अप्लाई व्हेन गुड्स आर परचेज्ड यूजिंग ट्रेड नेम और पेटेंट नेम बिकॉज बायर रिलाइज ब्रांड rather than seller's skill. Buyer chooses brand himself. Buyer specifically asks for merit sieving machine. Seller not liable for suitability. ठीक है, तो ये जो रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन एंड सेकेंड लास्ट कंडीशन व्हिच इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मतलब कि जो भी गुड्स है वो भाई मर्चेंटेबल कंडीशन में होने चाहिए, वो गुड्स डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर गुड्स डैमेज रहते हैं तो बायर में एब्सोल्युटली रिजेक्ट द गुड्स, सिंपल पॉइंट है, कुछ भी वहां पे कंफ्यूजन नहीं है। गुड शुड बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, फिट फॉर ऑर्डिनरी यूज एंड सेलेबल इन मार्केट। Requirement goods bought by description, seller deals in such goods, buyer inspection, remove claim from obvious defects। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक वेलवेट डैमेज बाय व्हाइट ants, गुड्स नॉट मर्चेंटेबल, यहाँ पे बायर जो है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अगेन मर्चेंटेबल क्वालिटी इज नथिंग बट व्हाट, कि जो भी गुड्स फॉर एग्जांपल बी is a A is a manufacturer and B is a wholesaler, ठीक है। अब B जो है वो A से प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है एंड रिटेल ट्रेडर्स को बेच रहा है, तो B तो भाई बीच वाला पार्टी है ना, तो यहाँ पे ये जो भी प्रोडक्ट्स को खरीदेगा वो इसको ये ध्यान में रखने का कि रिटेलर को खरीदने वाली पोजीशन में होना चाहिए सारा प्रोडक्ट। अगर A इसको गलत चीजें देगा B को तो B आगे सेल ही नहीं कर सकता, तो वो मर्चेंटेबिलिटी कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है।
Now, this is an example. Next is condition as to Ohm's wholesomeness, and this condition applies to majorly food products. ठीक है, ये जो कंडीशन है वो मेजरली फूड प्रोडक्ट्स को अप्लाई होती है. ये कंडीशन बोलती क्या है? अप्लाइज पर्टिकुलर टू फूड प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमेबल गुड्स मस्ट बी सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. यानी कि जो भी गुड्स है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा नहीं है वो एक्सपायर्ड हो गए हैं एंड आप फिर बायर को कंपेल कर रहे हो बाय करने के लिए. जो भी गुड्स है जो बायर बाय करेगा वो इट शुड बी विद इन द एक्सपायरी डेट, या फिर वो जो भी फूड प्रोडक्ट्स है वो होलसम होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए, डेटोरिएटेड नहीं होने चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो ही बायर खरीदेगा, वरना बायर यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा. देखो, आज अपन ने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं ना, वो है इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंडीशन. तो जितने भी पॉइंट्स है वहां पे एक चीज होगी कि बायर हैव द कैपेसिटी टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम द डैमेजेस. सिर्फ एक पॉइंट में वो पॉइंट एक एक्सेप्शन है, विच इज जनरल व्हाट, कैविएट एम्प्टर वाला पॉइंट, कंडीशन एज टू फिटनेस और क्वालिटी वाला पॉइंट. तो ये आपको पॉइंट आई ऑलरेडी मेंशन किया, आपको सेपरेट वीडियो बना हुआ है, वो आपको जाके देखना है. अगर फिर भी इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी अगर डाउट रहते हैं तो यू कैन obviously comment in the comment section, or you can connect me on Instagram, and as usual let us connect and let us have more discussion on some other important topics of sale of goods act. अभी implied warranties वाला टॉपिक बचा है, ये सिर्फ एक टॉपिक था. तो implied warranty मैं आपको अगले सेशन में एक्सप्लेन करूंगी. And that is this for this video. See you in our next class. Bye bye.